आज मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने नहीं देखा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है ना? दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल, इसकी तो बात ही कुछ और है। इसका वैश्विक प्रभाव इतना गहरा है कि हर कोई इसे अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर देखना चाहता है। तो चलिए आज इस बेमिसाल इमारत के उन पन्नों को पलटते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में हम ताजमहल के उन रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर इसकी चमक के पीछे छिप जाते हैं। हम सिर्फ उस सफेद संगमरमर की खूबसूरती तक सीमित नहीं रहेंगे। हम बात करेंगे इसकी हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग की, बरसों से चले आ रहे उन मिथकों की जिन पर शायद सबने कभी न कभी यकीन किया है, और उस असली दर्दनाक त्रासदी की जिसकी वजह से इसका जन्म हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ताज के मशहूर अग्रभाग के पीछे की सच्चाई जानेंगे, फिर इसकी बेजोड़ इंजीनियरिंग और दुनिया भर से आई सामग्री पर बात करेंगे। उसके बाद ताज से जुड़े उन फेमस मिथकों की सच्चाई परखेंगे, फिर देखेंगे कि इसने वक्त और युद्धों की मार कैसे झेली, और आखिर में वो अमर लेकिन बेहद दुखद प्रेम कहानी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रसिद्ध अग्रभाग के पार। अब ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हर साल लाखों लोग ताजमहल जाते हैं और जिस शानदार हिस्से के सामने खड़े होकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं ना, वो असल में इस इमारत का पिछला हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शाहजहां का जो मूल विजन था वो एकदम अलग था। शाही दरवाजा असल में यमुना नदी की तरफ था। मुगल काल में ताज तक पहुंचने का मेन रास्ता सड़क नहीं बल्कि नदी हुआ करती थी। राजा और खास मेहमान नावों से वहां आते थे। मतलब आज हम जिसे मुख्य प्रवेश द्वार मानते हैं, वो असल में वो एंगल है ही नहीं जिसकी कल्पना शुरुआत में की गई थी। अच्छा, अगर भारत की सबसे ऊंची ऐतिहासिक मीनार की बात हो तो दिमाग में तुरंत कुतुब मीनार का नाम आता है, सही कहा ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ताजमहल का जो स्केल है वो काफी भ्रामक है। असलियत में ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ही ऊंचा है। यानी ताजमहल कुतुब मीनार से भी थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। और बात सिर्फ ऊंचाई पर खत्म नहीं होती, इसके आर्किटेक्चर में गजब के सीक्रेट्स छुपे हैं। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इसके चारों किनारे की मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं, वो जानबूझकर बाहर की तरफ थोड़ी झुकाई गई हैं। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि भूकंप जैसी आपदाओं से बचने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर कभी मीनारें गिरे भी तो वो बाहर की तरफ गिरेंगी और मुख्य मकबरे को खरोच तक नहीं आएगी। वैसे इसका ये डिजाइन शाहजहां के परदादा हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था। और हाँ, इसके प्रवेश द्वार पर जो वो बेहद खूबसूरत थुल्लुत लिपि में सुलेख यानी कैलीग्राफी है ना, उसे ईरान के एक टैलेंटेड डिजाइनर अब्दुल हक ने उकेरा था। उनके इसी कमाल के काम के लिए बाद में उन्हें अमानत खां का खिताब भी दिया गया था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, बेहतरीन इंजीनियरिंग और वैश्विक सामग्री। यहाँ एक बहुत ही खास नंबर है, 37। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन 37 मास्टर आर्किटेक्ट्स की एक विशाल टीम को दर्शाता है जिन्हें ताजमहल का पहला नक्शा तैयार करने के लिए दुनिया के कोने कोने से बुलाया गया था। सोचिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था। और इसे बनाने के लिए जो सामान जुटाया गया उसकी लिस्ट तो और भी हैरान करने वाली है। इसमें 28 अलग अलग तरह के बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये सफेद चमकता संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था। जेड और क्रिस्टल सीधे चीन से मंगवाए गए थे। खूबसूरत नीला लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, जास्पर पंजाब से, नीलम श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था। ये कोई आम निर्माण नहीं था, ये पूरी दुनिया की बेहतरीन चीजों को एक जगह लाने का एक महा प्रोजेक्ट था। अब इस विशाल पैमाने का अंदाजा इस दूसरा नंबर से लगाइए, 1000। इन सारे भारी भरकम और कीमती पत्थरों को दुनिया के अलग अलग कोनों से आगरा तक लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों की एक पूरी फौज लगाई गई थी। जरा इमेजिन कीजिए, आज से सदियों पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के लॉजिस्टिक्स का वो स्केल कैसा रहा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने भारी भरकम ढांचे को एक मजबूत आधार कैसे मिला।
इसकी नींव के पीछे का विज्ञान सच में लाजवाब है। इसके चारों ओर गहरे कुएं खोदे गए और उन्हें आबनूस और महोगनी की लकड़ी, ईंटों और पत्थरों से भर दिया गया। अब इन लकड़ियों की एक खास बात होती है, ये पास बहने वाली यमुना नदी से नमी सोखती हैं। और मजे की बात यह है कि ये जितनी ज्यादा नमी सोखती हैं, उतनी ही लोहे जैसी मजबूत होती जाती हैं। ये प्रकृति और वास्तुकला का एक परफेक्ट बैलेंस है। और यही वजह है कि जब 2010 में यमुना का जल स्तर बहुत नीचे चला गया था, तो लकड़ियों में नमी कम होने के कारण ताजमहल में कुछ दरारें देखी गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, ताज से जुड़े मशहूर मिथकों का खंडन। क्या सच में ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे? ये शायद ताजमहल के बारे में सुनी जाने वाली सबसे आम और सबसे डरावनी अफवाह है। हर किसी ने कभी ना कभी ये कहानी जरूर सुनी होगी। तो मिथक ये कहता है कि शाहजहां ने हाथ इसलिए कटवा दिए ताकि ऐसी दूसरी इमारत दुनिया में कहीं और न बन सके। लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं? ऐतिहासिक सहमति बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। असलियत ये थी कि उन बेहतरीन कारीगरों और मजदूरों को जीवन भर का वेतन दिया गया था। इसके बदले में उनसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था जिसके तहत वो वैसी कोई दूसरी इमारत नहीं बना सकते थे। आज की भाषा में इसे नॉन कम्पीट अग्रीमेंट कहते हैं। ये हाथ काटने वाली कहानी से कहीं ज्यादा तार्किक और व्यवहारिक बात है। और भी कई दावे हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बहुत फेमस कहानी ब्लैक ताजमहल की है। कहा जाता है कि शाहजहां नदी के ठीक दूसरी तरफ अपने लिए काले संगमरमर का एक ऐसा ही मकबरा बनवाना चाहता था, लेकिन कई बार खुदाई होने के बावजूद वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। फिर एक दावा 1989 की एक किताब में किया गया कि ताजमहल मूल रूप से तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था। लेकिन इन विवादों पर आधिकारिक फैसले क्या कहते हैं? साल 2000 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर होने के दावे वाली याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को भी वहाँ किसी मंदिर के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ एक ही बात की पुष्टि करते हैं कि इसे शाहजहां ने ही बनवाया था। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, युद्ध और समय से बचना। ये इमारत सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं खड़ी रही है, बल्कि इसने दुनिया भर के उतार चढ़ाव देखे हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में मुख्य गुंबद पर लगा असली सोने का कलश हटाकर उसकी जगह कांसे का कलश लगा दिया गया। फिर 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने इसकी दीवारों को भारी नुकसान पहुंचाया और लैपिस लाजुली जैसे बेशकीमती पत्थर खुरचकर निकाल लिए, लेकिन इसका बचाव भी किया गया। 1939 से 1945 के बीच जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो सरकार ने गुंबद को बांस के बड़े बड़े मचानों से पूरी तरह ढक दिया था, ताकि आसमान से बम बरसाने वाले विमान धोखा खा जाएं। और बिल्कुल यही रक्षात्मक रणनीति 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी अपनाई गई थी। और अंत में हमारा 5वां भाग, एक अमर और दुखद प्रेम कहानी। इतनी भव्यता, इतने कीमती पत्थर और इतनी बेजोड़ वास्तुकला, ये सब सिर्फ एक गहरे व्यक्तिगत नुकसान का नतीजा था। सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। मुमताज महल जिसका मतलब होता है महल का सबसे कीमती गहना। लेकिन 1631 में बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का सिर्फ 38 साल की उम्र में बहुत ही दुखद निधन हो गया। शाहजहां इस सदमे से बुरी तरह टूट गए थे। इसी दर्द ने इस ऐतिहासिक निर्माण को जन्म दिया। मुमताज के शरीर को वास्तव में 3 बार अलग अलग जगहों पर ले जाया गया था, तब जाकर अंततः उन्हें इस मुख्य गुंबद के ठीक नीचे हमेशा के लिए आराम मिला। 22 मुमताज महल को उनके इस स्थायी मकबरे में दफनाने से पहले इस पूरी इमारत को खड़ा करने में 22 साल का एक बहुत लंबा और दर्द भरा वक्त लगा। ये 22 साल की दिन रात की मेहनत उस प्यार और उस खालीपन का सबसे बड़ा सबूत है जो इस इमारत की हर एक ईंट में महसूस होता है। लेकिन इस कहानी का जो अंत है ना, वो सच में दिल चीर देने वाला है। जिस शाहजहां ने ये सब बनवाया, उसे उसी के बेटे औरंगजेब ने सत्ता से बेदखल कर दिया और आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां की बस एक ही अंतिम इच्छा थी, उन्हें ऐसी जगह कैद रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को निहार सकें। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने एक कैदी की तरह उसी ताजमहल को देखते हुए बताए जो उन्होंने अपने सबसे बड़े प्यार के लिए बनवाया था, और वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और यही बात हमें इस बेहद खूबसूरत विचार पर लाके खड़ी कर देती है। भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में एकदम सटीक कहा था
कि ये समय के गाल पर ठहरा हुआ एक आंसू है। जरा सोचिए, एक सदी पुरानी त्रासदी, एक बेइंतहा प्यार और एक न भर पाने वाला दर्द, जिसे इतने खूबसूरत तरीके से हमेशा हमेशा के लिए पत्थर में अमर कर दिया गया। तो अब अगली बार जब कभी इस सफेद संगमरमर की भव्य इमारत की तरफ नजर जाएगी, तो क्या सिर्फ एक खूबसूरत ढांचा दिखाई देगा या एक राजा का वो दर्द भरा आंसू जो वक्त के साथ हमेशा के लिए वहीं ठहर गया है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी दिलचस्प रही होगी।